जय हिंद दोस्तों। आज का ये सेशन आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर, मैं ये चीज आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस सेशन के बाद आपका कम से कम 1 से 2 मेंस के अटेम्प्ट बचेंगे। दूसरी चीज, आपकी प्रिपरेशन का टाइम भी इससे सेव होगा और तीसरी चीज, आपका पैसा भी बचेगा। यस, आपके कम से कम 1 या 2 मेंस के अटेम्प्ट बचेंगे, दूसरा आपका प्रिपरेशन का टाइम बचेगा और तीसरा आपका पैसा बचेगा। एक काम करते हैं, चलिए एक डील कर लेते हैं। ओके, कौन सी डील? अगर इस वीडियो को, इस सेशन को देखने के बाद अगर आपको ऐसा फील नहीं होता है कि आपका मेंस का अटेम्प्ट, अगर आपको ऐसा बिलीव नहीं होता है कि इससे आपका मेंस का अटेम्प्ट नहीं सेव होगा, आपका प्रिपरेशन का टाइम नहीं सेव होगा और आपका पैसा भी अगर नहीं बचेगा, इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। फेयर इनफ डील? ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। या सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ टेम्पलेट बेस्ड नोट एंड टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग? ये क्या होता है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब आप मेंस के अंदर जाते हैं, आपके पास सिचुएशन क्या होती है? 10 मार्कर्स क्वेश्चन, उनके लिए आपके पास 7 मिनट्स। 15 मार्कर क्वेश्चन, उनके लिए आपके पास 11 मिनट्स। अब इन 7 मिनट्स और 11 मिनट्स में आपको क्या करना है? सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन आपको उसका कंटेंट माइंड में लाना है और वो कंटेंट कैसा होना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद आपको एक कैची इंट्रोडक्शन बनाना है। वाई कैची इंट्रोडक्शन? बिकॉज ये पहला पॉइंट है जो एग्जामिनर आपका पढ़ने वाला है। अगर वो इंट्रोडक्शन, बिकॉज एग्जामिनर के बहुत सारे कॉपीज चेक कर रहा होगा, अगर आपका इंट्रोडक्शन में ही दम नहीं है, वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आपकी, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी हर एक लाइन वो पढ़ेगा, इट्स अ फैक्ट थिंग। सेकेंड नेक्स्ट थिंग आती है कि स्ट्रक्चर द कंटेंट। आपको कंटेंट तो दिमाग में आ गया, बट उसको कैसे स्ट्रक्चर में, वे में लिखना है। नेक्स्ट आता है गुड रिप्रेजेंटेशन। माइंड मैप्स है, मैप्स है, इंडिया जियोग्राफिकल मैप्स है, चार्ट है, स्मॉल स्मार्ट डायग्राम्स है, ये सारे उसको उसके अंदर डालने हैं। देन आपको एक यूनिक कंक्लूजन निकालना है। अब ये तो सबको पता है कि फ्यूचरिस्टिक और एनर्जेटिक आपको लिखना है, होपफुल आपको लिखना है, लेकिन इश्यू कहां पर आता है कि कुछ तो यूनिक होना चाहिए। जो सब लिख रहे हैं, अगर ऐसा ही लिखोगे तो सबके जैसे ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको 0.5 या 1 मार्क्स दूसरों से ज्यादा लेना है तो कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा, बिकॉज मार्क्स का डिसीजन यहाँ पे होता है। एग्जामिनर ने आपका इंट्रो पढ़ा, बॉडी देखा, मैं देखा वर्ड यूज करूंगा, पढ़ता कोई नहीं है, बॉडी देखा और आपका कंक्लूजन देखे। कंक्लूजन वो पॉइंट है जहां इसके बाद वो डिसीजन लेगा कि मुझे कितने मार्क्स देने हैं। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें जो यहां से यहां तक की है, वो आपको 7 मिनट्स में कंप्लीट करना। और एक मेंस की पता है क्या है? अगर आप एवरेज क्वालिटी के भी आंसर लिख के मेंस का पेपर कंप्लीट करते हो, यू हैव वेरी ऑलमोस्ट 99.99999% चांस है कि आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। और कुछ आंसर आपने अबव एवरेज लिख दिए, यू आप टॉप 100 में आराम से आ जाएंगे। ये मैं नहीं, हर एक टॉपर्स बोल रहा है। पहली चीज है कि पेपर को टाइम लिमिट में कंप्लीट करना। फिर टाइम लिमिट में कंप्लीट करने के पहले डिमांड अंडरस्टैंड करो, मल्टी डायमेंशनल कंटेंट लाओ, कैची इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर द कंटेंट, सारे रिप्रेजेंटेशन वाला मसाला डालो, एंड देन यूनिक कंक्लूजन। इसके लिए कुछ तो आपको स्मार्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेंस का सिलेबस आपने देखा होगा कितना वास्ट है। अगर हर एक टॉपिक के लिए आप पूरा का पूरा रटने बैठे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा, आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। आप कितना सारा वो रिमेंबर करके जाओगे, और इतना सारा रिमेंबर करने के बाद भी मैं ऐसा बोलता हूं कि अगर आपको पता है, चलिए मैं आपको बोल देता हूं कि आप अपनी यूपीएससी के जर्नी के ऊपर एक 10 मार्कर क्वेश्चन लिखिए। चलिए,
आपका गोल क्या था, कब आपने ये सोचा, पूरा आपको 10 मार्कर में लिखना है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस लिमिट को आप क्रॉस कर जाओ। दूसरा, इतना स्ट्रक्चर वे में नहीं होगा इन मिनट्स के अंदर। अगर जिसका कंटेंट आपको वेरी वेल पता है, जिस लाइफ को आपने जिया है उसके ऊपर ही लिखना है, फिर भी अगर 7 मिनट्स में आप स्ट्रक्चराइज नहीं कर पाते हो, तो जो आप सिर्फ पढ़ के जाते हो उसको कैसे कर पाओगे? और यही दिक्कत आती है। एक बार लिख के देखना, साथ में बुक रखना, बुक में सिर्फ बुक में देख के वहां से कंटेंट याद मत रखना, बुक में से कॉपी पेस्ट कर, फिर भी नहीं लिख पाओगे। इसी का सॉल्यूशन ये होता है कि टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग, और बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे टीचर्स का रिकमेंडेड टेक्निक है, एंड ऑल्सो रिजल्ट प्रूवन टेक्निक है। क्या होता है टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग? पूरा हम सेशन उसी के ऊपर है। हर एक आपको हम टेम्पलेट दिखाएंगे, जिसको हम वेपन बोलते हैं। वो मेंस के वेपन है आपके लिए। बहुत सारे यूनिक हमने बनाए मार्केट से अलग। टेम्पलेट आपको एक, सपोज एक थीम है वुमन, वुमन के ऊपर अगर आपको एक रेडीमेड कुछ इंट्रोडक्शन मिल जाए, फिर उसके पॉइंट जनरेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मिल जाए कि उसी स्ट्रक्चर को यूज करना है, कुछ अलग से सोचना नहीं है, और एक कंक्लूजन मिल जाए। बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि मेंस में कंटेंट हाईली रिपीटेड होते हैं। अगर आप पीवाईक्यूएस से थीम को आइडेंटिफाई करके जाते हो, मेंस में आपका बहुत सारा रिपीटेशन देखने को मिलता है। मैं बोलता हूँ 70% कंटेंट आपको बिफोर हैंड पता होगा, वही आपको वहां पे जाके छापना है। सिर्फ 30% कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आपको चेंज करना है। तो क्या ये टास्क आपका इजी नहीं हो जाएगा? और यही एकमात्र सॉल्यूशन है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा टेम्पलेट कैसा है, हम आगे आगे देखेंगे। आज पूरा सेशन टेम्पलेट के ऊपर ही करना है, हर एक टेम्पलेट में आपके लिए लेकर आया। ओके, जस्ट मैंने इंट्रो दिया, आगे हम पूरा सेशन आप देखिए, आपको सारी चीजें पता चलेगी। ओके, नाउ दूसरी चीज, हम आपको टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग तो सिखाएंगे, लेकिन आपके पास हमें पता है कि लेस टाइम है, सो ऑल थिंग हम आपके लिए कवर कराएंगे। कैसे? सबसे पहले तो देखिए पीवाईक्यूएस। आपने प्रीलिम्स में पीवाईक्यूएस किए थे, कितने इंपॉर्टेंट हुए? साबित हुआ ना 2025 में, और भी हर हर साल प्रूव होता है। बट इस बार देखा ना कि पीवाईक्यूएस कितना इंपॉर्टेंट है। जितने प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, उनसे 100 टाइम्स, कितने 100 टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट इन मेंस है। मेंस में अगर आपके पास हर एक पीवाईक्यू का कंटेंट रेडी है, और उसके ऊपर से आप थोड़ी प्रिडिक्ट करके कुछ थीम्स अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो, योर ऑल मेंस वर्क इज डन। बिकॉज वो पीवाईक्यू की थीम के आस इर्द गिर्द ही वो क्वेश्चन आता है। सबसे पहला हम टास्क ये करेंगे कि सपोज लाइक जो इसके बाद जो सेशन आने वाला है वो इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी है। ओके, यहाँ पे लिखते हैं इंटरनल सिक्योरिटी है। सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, हम आपको सबसे पहले टेम्पलेट सिखाएंगे, उसके बाद सारे इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रॉम 2013 से 2024 तक के पीवाईक्यूएस करवाएंगे उस टेम्पलेट से। ओके, सो आपके पास पीवाईक्यू का कंटेंट रेडी हो गया। उसके बाद हम आपको कुछ थीमेटिक प्रिपरेशन करवाएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये सारी आपको पूरा थीम, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी आपको और कोई भी जगह से प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। पूरा कवरेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डेटा मिलेगा, केस स्टडीज मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, डायग्राम्स मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, सब कुछ। पूरी आपके इंटरनल सिक्योरिटी की थीम कंप्लीट। आपके पीवाईक्यूज डन, आपके जो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो भी आपका बेसिक सिलेबस है ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी वो भी आ जाएगा, पीवाईक्यूएस भी आ जाएगा, और जो प्रिडिक्शन है वो भी आ जाएगा। सारी चीजों को मिलाकर इंटरनल सिक्योरिटी विल बी डन। फिर हम नेक्स्ट थीम पे आएंगे। सपोज कि हम सोसाइटी ले, तो सोसाइटी में भी वही करेंगे। सबसे पहले पीवाईक्यूएस, उसके बाद उसकी थीम। फेयर इनफ। और इन सब के लिए आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए बनाए, इसीलिए आपके पास लेस टाइम है। ऑल थिंग्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय अस, जस्ट आपको उसको रिवाइज करना है, उसको और शॉर्ट करना है, और अपना दिमाग चलाना है। बिकॉज मेंस, अगर पहली चीज है कि कंटेंट कंसोलिडेशन की गेम है।
एक बार कंटेंट कंसोलिडेशन हो जाता है, गेम आती है रिप्रेजेंटेशन की। कंटेंट हम आपके लिए कंटेंट हम आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, कंसोलिडेट करके देंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी हम देंगे, फिर आपको जस्ट उसको रिवाइज करना बचेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात कि हम आपको इस कोर्स के अंदर, ये जो कंप्लीटली फ्री है, फर्स्ट थिंग आपको थिंक कैसे करना है, किस तरीके से आप स्ट्रक्चर के अंदर आपका थिंकिंग प्रोसेस ला सकते हो, वो भी सिखाएंगे थ्रू दिस टेम्पलेट मेथड। ओके, नेक्स्ट थिंग जो मैंने बताया कि पीवाईक्यूएस कंटेंट होगा, रिपीटेशन वेरी हाई इन मेन से, साथ में हम मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, जिससे मार्केट के अंदर सो बोला जाता है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, वो चीज भी यहाँ पर होगी। बाय द कोर्स एंड आंसर राइटिंग विल बी योर सुपर पावर, ये हमारा प्रॉमिस है भारत एग्जाम फेस्ट का। और इस बार आपने देख लिया होगा कि प्रीलिम्स में हमने जो बोला था, भारत एग्जाम फेस्ट ने जो गारंटी दी थी उससे डबल पूरी की थी। हमने 25 क्वेश्चंस की दी थी, हमने 53 क्वेश्चंस प्रूव करके दिखाए। कवरेज होगा PYQs फ्रॉम 2013 to 2024 एंड कंटेंट PDF विल बी गिवन टू यू। देखिए किस तरीके की कंटेंट PDF होगी, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये आज का जो सेशन है उसकी पूरी कंटेंट PDF है। आंसर राइटिंग टेम्पलेट, क्वालिटी एनरिचमेंट फेस्ट जो चल रहा है, कंप्लीटली फ्री, ऑल थिंग्स जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन का, बॉडी का, कंक्लूजन का, फिर ये सारे जो हम आपको टेम्पलेट्स देने वाले हैं, इनके जो फ्लो चार्ट्स, एवरीथिंग देख रहे हो, एवरीथिंग आपको पूरी एक PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, जिसको अगर आपको प्रिंट करनी है प्रिंट करवा सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डू, ये पूरी PDF। और जब थीमेटिकल जाएंगे तो आपको इस तरीके की पूरी PDF मिल जाएगी। ओके, और आपको जस्ट अब रिवाइज करना बचा आपके लिए, बाकी सारी चीज हम आपके लिए करके देंगे। ओके ओके ना, ये हमने देख लिया ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन। ओके, जो मैंने बोला कि फर्स्ट थिंग जो एग्जामिनर रीड्स करते हैं, अब क्या है कि एक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है। वो बोलते हैं कि डेफिनेशन लिखो भाई, इंट्रोडक्शन में डेटा लिख दो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपको पूछा है कि इस चीज को डिफाइन करो तभी डेफिनेशन लिखो। हर एक आंसर में आप चिपका दोगे डेफिनेशन। योर इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? देखिए, इंट्रोडक्शन इज लाइक योर ट्रेलर ऑफ योर मूवी। क्लियर? जैसे मूवी का ट्रेलर होता है, उसके अंदर क्या होता है? दो चीज होती है, एक सस्पेंस, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है, दूसरी चीज मूवी का समराइजेशन। दोनों चीज साथ होती है, मूवी का समराइजेशन भी और सस्पेंस भी। यानी कि ऐसा भी नहीं कि इंट्रोडक्शन ट्रेलर देख के सबको पता चल जाए कि मूवी में ये होने वाला है, लेकिन एक सस्पेंस भी हो और एक पूरा मूवी का कौन सी थीम, किस लाइन में मूवी जा रहा है वो भी होगा। तो आपका इंट्रोडक्शन भी ऐसा होना चाहिए, ट्रेलर ऑफ द मूवी एंड ग्लिम्स ऑफ योर आंसर, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना डिफिकल्ट कैसे करेंगे? हम है आपके लिए, हम आपको करके देंगे। हर थीम के लिए हम आपको रेडी करवाएंगे। फिर एक से दो बचेंगे जो आपको ऑन द एग्जाम थिंक करने होंगे, बाकी सारी चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। ओके, बिकॉज एग्जामिनर को आपको इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है टू रीड योर आंसर। मेजोरिटी केस में ये होता है कि वो इंट्रोडक्शन पढ़ के पता चल जाता है कि ये एवरेज आंसर है, बिलो एवरेज है, इसको क्या पता है क्या नहीं पता। बिकॉज दे आर ऑल्सो टैलेंटेड पीपल। उसको इंटरेस्ट तो क्रिएट करवाओ, तभी वो आपका पूरा पढ़ेगा। हाँ, उसके अंदर हम ये चीज भी डालेंगे, डेटा फैक्ट्स, क्वाड्स, हिस्टोरिकल, डेफिनेशन रेयर केस में डालेंगे, अगर पूछा नहीं है तो कभी भी नहीं डालेंगे, करंट अफेयर बेस्ड। लेकिन वो सारी चीजें इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, इस दोनों को मिला के, ट्रेलर ऑफ द मूवी, ग्लिम्स ऑफ द आंसर। क्लियर? ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन का सेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं बॉडी। आज पूरा हम बॉडी का डिस्कस करने वाले हैं। एड्रेस ऑल द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे करना है,
सपोर्ट एग्जाम्पल, डेटा, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज हम आपको देंगे, एग्जाम्पल्स क्रिएट करके देंगे, कैश स्टडीज हम आपको देंगे, पूरा लिस्ट देंगे थीम वाइज, डेटा देंगे, रिपोर्ट्स, मैप्स, एसएचडी, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला मैंने बोला था कि जब आपका इंट्रोडक्शन पर खत्म हो जाए उसके बाद आपको एक लिखना था कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, इसके अंदर एक वर्ड होगा, इसके अंदर होगा इज इक्वल टू, ये होगा गुड गवर्नेंस से सुशासन है, तो यहाँ पे दो आगे वर्ड आएंगे, एक प्रॉपर यूनिक स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर में दो चीजें करवाता हूँ। सपोज कि कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको लिखना है कि मान लेते हैं कि उसके चैलेंजेस लिखने, मान लेते सॉरी कंसर्न लिखने हैं, इश्यूज लिखने हैं, चलिए, और दूसरी चीज है आपको उसका सॉल्यूशन। अब दिक्कत क्या आती है, आप लिखते हैं इश्यूज, फिर शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे, फिर आगे जाके लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर भी वही 1 2 3 ऐसे लिखते हैं। ओके, इससे क्या होता है, मोनोटोनस, और एग्जामिनर ने आपके जैसे कितने की कॉपी पढ़ के आया है, क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मोनोटोनस। हम क्या करते हैं, आप इन दोनों, अगर आपको दो चीजें लिखनी है तो इन दोनों में से किसी एक चीज को ही आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख पाओगे, लिखोगे, दूसरी चीज को हम कोई ना कोई दूसरा वे दिखाएंगे आपको, कि ये सबसे ज्यादा हम एसएचडी पे जाएंगे, स्मॉल स्मार्ट डायग्राम, इस तरीके से आपने लिख दिए, फिर इस तरीके से आप सॉल्यूशन लिख दो। इससे क्या होगा, एक बार ऐसा एक बार ऐसा, एग्जामिनर का मोनोटोनस जो भी होगा वो ब्रेक होगा, उसकी मोनोटोनी ब्रेक होगी, और वो सारी चीजें हम आपको सीखेंगे, आपकी हैबिट में करवा देंगे। जिस तरीके से हमने एमसीक्यू एप्टीट्यूड आपके हैबिट में कर दिया, इसी तरीके से आंसर राइटिंग भी करवा देंगे। इवन हम ये भी आपको सिखाएंगे, बहुत एक दो क्वेश्चन तो हर साल मिल जाते हैं कि जिसका आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी आप एवरेज आंसर उसमें कैसे लिख सके, आपको उस टॉपिक पे कुछ नहीं पता, फिर भी वो कैसे थिंक करना है कि आप एक एवरेज क्वालिटी का आंसर उसके अंदर लिख सके, गारंटी के साथ। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन पॉजिटिव फ्यूचरिस्टिक तो हो, बट हम ज्यादातर ये फॉलो करेंगे, आगे दिखाओ। ओके, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या करेंगे। हमने एक, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 बहुत सारे हैं, अराउंड 13 to 14 हमने इस सेशन के अंदर, जो जनरल टेम्पलेट है वो हर एक में अप्लाई हो गए 13 तक, वो हम आपको इस सेशन में सिखाएंगे। कुछ है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, कुछ है जो हम आगे थीम के साथ आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको 13 कंप्लीट करवाएंगे। दूसरी चीज, सिर्फ करवाएंगे इतना नहीं है, इश्यू क्या आता है, बाहर कि टीचर ने पढ़ा दिया 13 टेम्पलेट है, अब प्रॉब्लम क्या आता है कि एग्जाम के अंदर याद ही नहीं आता कि कौन सा अप्लाई करें। पूरा वो 13 का लिस्ट अगर आपके सामने हो तो आपको इजी रहेगा कि ओके पहले में ये नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा नहीं हो रहा है, चौथा पांचवा, लेकिन आपको लिस्ट ही याद नहीं है, कैसे करोगे। तो इसीलिए हमने साथ में ये इमोजी डाली। इमोजी का मीनिंग मैं लास्ट में बताऊंगा, ये जस्ट इमोजी नहीं है, लेकिन एक मेमोरी मेथड आती है किसी भी चीज को याद रखने की, पिक्टोरियल मेमोरी से एक आता है कि इंडेक्सिंग मेथड बोलते हैं इसको। हम आपको साथ में डेटा कैसे याद रखना है, यानी कि नंबर्स कैसे आपको याद रखने हैं, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। उसका आज पहला एक नंबर जो याद रखने की बहुत सारी मेथड है, उनमें से एक मेथड हम आज आपको सिखाएंगे। ओके, बाकी के आगे सेशंस के साथ लेते रहेंगे कि आपको ये 13 टेम्पलेट्स तो हमने दे दिए, लेकिन उसको याद कैसे रखना है कि पहले नंबर पे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा है, पांचवा है। फिर जब क्वेश्चन आता है आपको थिंक करना, ओके 1 नंबर पे ये था, है अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्किप, ओके नेक्स्ट, कोई एक तो अप्लाई हो ही जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ओके, याद रखने के मेथड में लेक्चर के एंड में सिखाऊंगा, पहले हम सारे चीजें पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहली चीज डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच। डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच क्या है, उसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है उसने कोई डेफिनेशन दी, तो डेफिनेशन उसने बहुत अच्छी तरीके से दी होती है, तो उसी डेफिनेशन के हर एक पार्ट्स को ले लेना है, और उस हर एक जो पार्ट्स है उसके ऊपर दो तीन पॉइंट्स बना देना है। एक एग्जांपल देते हैं, सपोज कि आपको गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये डेफिनेशन है यूएनडीपी की, गुड गवर्नेंस इज पार्टिसिपेटरी, कंसिस्टेंस ओरिएंटेड, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीजें लिखी है। ओके, उसको बाद में पढ़ ले।
लेकिन इसी डेफिनेशन का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए ये जो डेफिनेशन में वर्ड लिखे थे वो ये है, कंसेंसस ओरिएंटेड, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटरी, ट्रांसपेरेंट, रूल ऑफ लॉ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इक्विटी एंड इंक्लूसिव। ओके, तो अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखना है, ओके, इसको कैसे याद रखना है वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, सबसे पहला गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन देना है, अगर आपको जस्ट मैं आपको जैसे थिंक करवा रहा हूँ, थिंक करना, जैसे इसको रटना मत। ओके, अभी रटना नहीं है, ये जो सिर्फ है कि ये जो जितने भी कंपोनेंट इतने हैं उसको कैसे याद रखने वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले जस्ट पॉइंट कैसे जनरेट करने वो मैं सिखाता हूँ। गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है, इधर आपको चैलेंजेस लिखने हैं, कोई इश्यूज लिखने हैं या सॉल्यूशन लिखने, जस्ट मेरे से थिंक करना। ओके, कंसेशंस ओरिएंटेड। ओके, कोई भी गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कंसेंसस बनाना है। क्या क्या चीजें आ सकती है, थिंक कीजिए। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लिखने की इश्यू चल रहा है, ओके, क्या मैं लिखूंगा, कंसेंसस में क्या होता है कि दो डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, उसके बीच में बैलेंस करना, वो नहीं हो रहा होगा। अगर कोई अपोजिट वॉइस है तो उसको कैसे मीडिएट करना है, ऐसी चीज होगी। सपोज आपको सॉल्यूशन लिखना है, आप क्या लिखोगे कि दो इंटरेस्ट को बैलेंस करो, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है उसको मीडिएट्स करो। अगर इश्यू में लिखने तो इस तरीके से, सॉल्यूशन में लिखने तो इस तरीके से, रिस्पॉन्सिव। चलो ये मत देखो, मुझे सोचो रिस्पॉन्सिव में क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स यानी कि किसी का आंसर देना, एक टाइम फ्रेम में आपको रिस्पॉन्स चाहिए। अगर इश्यू में लिखना है, टाइम फ्रेम में आंसर नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन में लिखना है, टाइम फ्रेम में आंसर मिलना चाहिए। इजी। अकाउंटेबल, देखिए अकाउंटेबल में क्या हो सकता है, आंसरेबिलिटी टू पब्लिक एंड परफॉर्मेंस ऑडिट एंड आउटकम, जस्ट सिंपल। पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी में क्या हो सकता है, सबको इन्वॉल्व करो, सबको पार्टिसिपेट करो, सबका कंसल्टेशन करो। क्लियर। फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट में क्या हो सकता है कि अगर राइट टू इंफॉर्मेशन है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, ई गवर्नेंस होना चाहिए, आप जो डिसीजन ले रहे हो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सिटीजन तक उसके अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए, सबके सामने डिसीजन लो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इश्यू में लिख दो, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ में क्या लिखोगे, एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, लीगल अवेयरनेस भी होनी चाहिए। अगर आपने लॉ बना दिया है तो उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो क्या इसके ऊपर आप ये एक पॉइंट नहीं लिख सकते कि अगर कोई इश्यू में लिखना है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाओ, लीगल अवेयरनेस फैलाओ, लीगल फ्रेमवर्क एनफोर्स करिए। क्लियर। दूसरा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट क्या, जो भी रिसोर्स यूज हो रहा है, सिर्फ थिंक कीजिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट के ऊपर मुझे पॉइंट बनाना है, मैं क्या बना सकता हूँ, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स। ओके, टाइमली इंप्लीमेंटेशन, मिशन मोड डिलीवरी। क्लियर, अब तो पॉइंट जनरेट हो गए, दिमाग में आ रहा है। नेक्स्ट, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, यानी कि मार्जिनलाइजेशन सेक्शन को भी इंक्लूड करो, जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दो। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर जस्ट मुझे ये बताओ कि आप अगर ये जो थिंग है, जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, ये अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं जस्ट नॉर्मली, तो फिर आपको ये सारी चीज तो पता चल जाएगी। फिर आपको प्रॉब्लम क्या होता, जस्ट इसको आपको याद रखना है। ये जो लेफ्ट साइड वाले जो मैंने बॉक्स बना रहा हूँ, अगर आपको ये वाले राइट याद है तो ये तो आप जनरेट कर ही पाओगे। क्लियर। गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, समझे, इसको कैसे याद रखते हैं वो भी हम करवा देंगे। कार्प ट्री, सी से कंसेशंस, आर से रिस्पॉन्सिव, ए से अकाउंटेबल, पी से पार्टिसिपेटरी, ट्री ट्रांसपेरेंट, रूल ऑफ लॉ, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, और दूसरा ही इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। कार्प ट्री आपको याद रखना है, एक एक के ऊपर अगर आप एक दो पॉइंट बना देते हो, आप ये भी कर सकते हो, एक को इश्यू में लिखो, एक को सॉल्यूशन में लिखो, एक को इश्यू में, एक को सॉल्यूशन में, कर सकते हो गया आपका आंसर रेडी। कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सिविल सर्विस, पॉलिसी फेलियर, सोशल जस्टिस, एथिक्स इन गवर्नेंस। क्लियर ना। दूसरा एक देखते हैं। ओके, सपोज आपको वुमन के ऊपर लिखना है,
यूएन वुमन की एक डेफिनेशन है, वुमन एम्पावरमेंट इंक्लूड्स सेल्फ वर्थ, डिसीजन मेकिंग पावर, एक्सेस टू रिसोर्स, कंट्रोल ओवर अ लाइफ एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द सोशल चेंज। ये यूएन वुमन की डेफिनेशन है। ओके, हर एक को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या हो, अब मुझे अब थिंक करना स्टार्ट करो। यहाँ पे स्क्रीन पे मत देखो, डिसीजन मेकिंग के ऊपर मुझे कुछ पॉइंट बनाने, क्या बना सकते हो भाई? वुमन को डिसीजन मेकिंग के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फिर उसको एक खुद के डिसीजन लेने की भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और क्या हो सकता है, थिंक करिए, कमेंट में लिखिए भाई। वो फैमिली के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, गवर्नेंस के अंदर उनको बोलने का भी हक होना चाहिए, इक्वल से होना चाहिए। जैसे हम इक्वल पे बोलते हैं, इक्वल से भी होना चाहिए। हो गए पॉइंट। अगर नेगेटिव लिखने हैं तो भी लिख सकते हो, उसको एज ए सॉल्यूशन में लिखने तो भी लिख सकते हो, चैलेंजेस में लिखने तो भी लिख सकते हो, वे फॉरवर्ड में लिखने वे फॉरवर्ड में लिख दो। ओके, नेक्स्ट, रिसोर्सेज, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। क्या होता है रिसोर्सेज से? एक्सेस नहीं मिल रहा होगा, लैंड का, फाइनेंस का, एजुकेशन का, टेक्नोलॉजी का, पॉलिटी का। क्लियर? और क्या? अब इन सारे यहाँ पे जस्ट पॉइंट जनरेट करें, फिर हम आपको केस स्टडीज देंगे, डेटा देंगे, फिर आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स देंगे। तो जस्ट पॉइंट के साथ डेटा डाल दिया, पॉइंट्स के साथ केस स्टडी डाल दी, हो गया आंसर के लिए। जस्टिफाई के लिए आपने एग्जांपल्स भी दे दिए, पॉइंट्स भी क्रिएट हो गए। सोशल चेंज एजेंट्स, ब्रेकिंग द जेंडर रोल्स, ग्रासरूट एक्टिविज्म, लीडर्स इन द कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यही तो होता है सोशल चेंज के एजेंट। बन सकती है वो। सेल्फ वर्थ, खुद की डिग्निटी नहीं हो रही है, हो रही है, हो गया इश्यू सॉल्व। चेंजिंग पैट्रियार्की एंड सोसाइटिकल स्टिग्मा, हम आपको कीवर्ड्स भी प्रिपेयर करवाएंगे। देखिए, अभी जो ये सिर्फ आपको पॉइंट जनरेट करवा रहे हैं, उसको और बेटर कैसे लगे, उसको आपको कीवर्ड का लिस्ट भी मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे लिखा था कि इक्वल से, देखिए ये भी एक वर्ड है, इक्वल से। सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस भी एक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एक दो बार आपको आपने ये चीज पढ़ ली, जैसे ऐसे गो थ्रू कर लिया, तो फिर आपको इसकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपको ये याद आना चाहिए, उसको तो कैसे याद करना वो हम सिखा देंगे। फिर कंट्रोल ओवर ऑन लाइफ, बाकी की चीजें बोल दो, मोबिलिटी, स्पीच, एक्सप्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिप्रोडक्टिव राइट्स, बॉडीली ऑटोनॉमी, कंसेंट, हो सकता है। ओके, सो पॉइंट्स तो यहाँ से क्रिएट हो ही जाएंगे। याद ऐसे रखने, वुमन के लिए डॉक्टर एसएससी, डॉक्टर एसएससी, सारे पॉइंट आ गए। डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज, सोशल चेंज, सेल्फ वर्थ एंड कंट्रोल ओवर। अब बताओ भाई, क्या टफ है? और एक देखना है, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो देख लो। वुमन रिलेटेड स्कीम, इश्यू, जेंडर इक्वलिटी, रोल ऑफ वुमन इन डेवलपमेंट, एथिक्स के अंदर भी अगर एम्पावरमेंट, इक्विटी, जस्टिस पे। क्लियर ना? और एक देख लेते हैं। सपोज आपको कोई अर्बनाइजेशन के ऊपर कुछ लिखना है। यूएन हैबिटेट की ये डेफिनेशन है कि अर्बन रेजिलियंस इज द एबिलिटी ऑफ द सिटीज टू एब्जॉर्ब, रिकवर एंड प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर शॉक्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड द सोशल इंस्टेबिलिटी। ओके, उसके ऊपर से क्या बनाया है? अब आप थिंक करना एक बार खुद से। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या 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 हो सकता है भाई? ग्रीन रेजिलियंट रोड, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें। हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि पुअर सेक्शन को भी मिलना चाहिए, बिकॉज अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो डिजास्टर, वल्नरेबिलिटी में आ जाएंगे। ओके, रेजिलियंट हाउसिंग फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, इंक्लूसिव प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी अर्बन गवर्न, हर एक स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके आप प्लानिंग कीजिए। एनवायरमेंट सेफगार्ड का भी ध्यान रखिए, उसके अंदर लिख सकते हैं आप अर्बन फॉरेस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, जो भी लिखा है। ओके, जस्ट उसको एक बार रीड करना है, पॉइंट्स ऑफ इट जनरेट हो जाएंगे। लिवलीहुड सिक्योरिटी, साथ में सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए। अगर आप अर्बनाइजेशन का प्रॉपर 360 डिग्री प्लानिंग कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, स्किलिंग कैसे करेंगे, अपस्किलिंग कैसे करेंगे, अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कैसे लाएंगे, एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान है, अर्बन इमरजेंसी ड्रिल्स जो होती है। तो बस इसका वेरी इजी है, शील्ड, SHIELD। बाकी आप नोट्स में से एक बार देख लेना।
जो अर्बनाइजेशन के चैलेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट सिटीज के ऊपर लिख रहे हो, इवन आप केस स्टडीज में भी इसको यूज कर सकते हो। केस स्टडीज अगर कोई ऐसी आती है स्मार्ट सिटीज के ऊपर, एंड आप इसके साथ कर सकते हो। ओके, सो ये होता है पहला सेशन कि डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच कैसे करते। ओके, यहाँ पे 3 एग्जांपल है, आगे थीम वाइज हम देखेंगे तब और देखेंगे, लेकिन इतना समझ आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट कि ये है स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, जो आगे ऑलरेडी मैंने एक बार दिखा दिया कि आप अगर किसी चीज के जस्ट पॉजिटिव लिख रहे हो और नेगेटिव लिख रहे हो, उसी को लिखना है, लेकिन उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देना। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव लिख के आओ, ये एक चिप वाला रिप्रेजेंटेशन लगेगा। उसकी जगह ऐसा कीजिए कि स्ट्रेंथ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट और अपॉर्चुनिटी में कुछ पॉइंट लिख दीजिए। जो आप नेगेटिव में लिखने वाले थे उनमें से कुछ को वीकनेस में लिख दीजिए, कुछ को स्ट्रेंथ। अगर आपके पास एग्जाम में इतनी स्पेस है तो आप ऐसा करके भी, ऐसा जो ड्रॉ किया है स्क्वायर वाला, ऐसा भी कर सकते हो। नहीं है तो 1 बाय 1 सेक्शन लिखिए। यहाँ पे 2 पॉइंट, 3 स्ट्रेंथ के, 3 वीकनेस के, 3 अपॉर्चुनिटी के, हो गया आपका आंसर। बहुत यूनिक लगेगा माय फ्रेंड। ओके, सो ये इजी था। ऐसे स्वॉट के अलावा ऐसे स्वॉर भी आता है, नॉइज भी आता है, उसको हम आगे सेशन में दिखाएंगे। ओके, थर्ड लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच। उसमें क्या करना, किसी भी, या टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर जो जो एक फेजिस आते हैं, उस फेजिस के ऊपर पॉइंट जनरेट करना है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अभी थोड़े साल के, एक ईयर के अंदर यूएसए के अंदर एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, विजन प्रो, यानी कि उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ओके, और वर्चुअल रियलिटी पे यूपीएससी ने भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं। लास्ट अगर आपको पता हो 2024 में वो पूछा था, मेटावर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ये वीआर बॉक्स आता है, ऐसा ऐसा गूगल्स जैसा आता है, सॉरी, ऐसा, इसको पहनना होता है और पूरा उसके अंदर 3D दिखता है, मतलब वर्चुअल रियलिटी में आ जाए। अगर अगर मान लेते कि वर्चुअल रियलिटी इन इंडिया के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्या करो? सबसे पहले क्या होता है, देखिए, लाइफ साइकिल में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वर्चुअल रियलिटी को इंडिया के अंदर उसका मार्ज स्केल के ऊपर डेवलपमेंट करना, एंटरटेनमेंट फील्ड हो, टीचिंग फील्ड हो, प्रोफेशनल फील्ड हो, उसके अंदर लाना है, तो हम उसकी इंडिया को क्या प्रिपेयरनेस करनी चाहिए? या फिर ऐसा आ जाए कि इंडिया क्यों लैक है बिहाइंड फॉर द वर्चुअल रियलिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं? पहली चीज क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या चाहिए इनपुट लेवल पे? 3 चीजें, पीपल चाहिए, फंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसको याद रख लो, PFI, पीपल, फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपल, स्किल वर्कफोर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट चाहिए। फंड, आपको वेंचर कैपिटल है, CSR एक्टिविटीज, पब्लिक ग्रांट्स थ्रू फंड चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ओके, सुपर कंप्यूटर्स चाहिए। हो गया PFI इनपुट लेवल पे। उसके बाद क्या करेंगे? पीपल तो आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास रेडी है, फंड रेडी है, अब उसको बनाना है। R&D आउटपुट, प्रोटोटाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग। ये अगर एग्रीटेक फार्मा सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन है तो वो लिख सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपका इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज भी, एकेडमिक आपके कोर्स में भी ये चीज होनी चाहिए। आपके इंक्यूबेशन सेंटर होने चाहिए, स्किल अलाइनमेंट, प्रोजेक्ट पाइपलाइंस होनी चाहिए। आप इंटर्नशिप करवा सकते हो स्टूडेंट से फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। रेगुलेशन, IPR फैसिलिटेशन, ईज ऑफ बिजनेस नॉर्म्स, सिंप्लीफाइड कंपाइलेंस होने चाहिए। बिकॉज हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे। पहले हमारे पास रॉ इनपुट था, फिर प्रोडक्शन, फिर उसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया, फिर उसका रेगुलेशन आया है, फिर हम जो कुछ नई बनाएंगे तो उसकी पैटेंट्स भी लेंगे ना, उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए, फिर उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाएंगे। स्टार्टअप लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ग्लोबल इनोवेशन, पोजिशनिंग। तो बस इसके ऊपर पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे तो जस्ट एग्जाम्पल दिया है, हम पीवाईक्यूज में इसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे कि आप एक पूरी जो लाइफ साइकिल है, ये क्वेश्चन कब ज्यादा यूज होंगे? आपको जो टेक्निकल क्वेश्चन है, एनवायरमेंट टेक के क्वेश्चन है, उसके अंदर आप इजीली ये चीज कर सकते हैं। ओके, ये हुई लाइफ साइकिल बेस्ड। नेक्स्ट आती है मैजिक वर्ड, जो मैंने ऑलरेडी आगे आगे वाले सेशन में आपको दिखा दिया था। फिर भी एक बार जस्ट थोड़ा अभी करते हैं, बाकी इसको थीम्स के साथ लेंगे। मैजिक वर्ड यानी कि थोड़ा यूनिक, जो मोदी जी की स्टाइल है, 5T, 3H, 6S, 3H challenges, और भी है
4D 7C। ओके, देखिए जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, इंटरनल सिक्योरिटी को, नक्सलिज्म को आप कैसे हैंडल करोगे, ओके, सबसे पहले क्या करोगे, आप डिफेंस को प्रिपेयर करोगे, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस के लिए पीपल। देखिए यहाँ पर आप वो चीज लगा सकते कि नहीं, PFI, जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, PFI। जब भी किसी का इनपुट हो, PFI आता है, पीपल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे देखते हैं डिफेंस के लिए आपको आपकी आर्मी को प्रिपेयर करनी है, इंटरनल को, पीपल को ट्रेन करो, फंड्स दो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो। फिर नक्सलिज्म के साथ कर रहे हो तो उसके साथ, वो हमारे ही तो लोग हैं भाई, हमारे तो भाई है, उसके साथ डिस्कशन करो, डायलॉग करो, उसकी डिमांड को जस्टिफाई करो, उसकी डिमांड को पहले सुनो, फिर ट्राई करो कि उसको हम सेटिस्फाई कर सके। फिर डेमोक्रेसी, उन लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व करो, वो एक मार्जिनलाइज फील ना करे, उससे फॉल्ट लाइन क्रिएट होती है। और फिर डेवलपमेंट लाओ उस एरिया के अंदर। डेवलपमेंट आता है तो ऑब्वियसली पीपल इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं रादर देन अदर एक्टिविटीज लाइक नक्सलिज्म एंड ड्रग्स एंड ऑल थिंग। हो गया आपका सॉल्यूशन रेडी 4D से, डिफेंस, डिस्कशन, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। बहुत है। सपोज किसी चीज के आपको चैलेंज लिखने हैं, क्या हो सकता है, एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू वैल्यू एडिशन, ट्रिपल ए चैलेंज। क्लियर? इसको ज्यादा अगर आप थीम के साथ पढ़ोगे जब आंसर के अंदर तो बहुत मजा आएगा। रादर देन इसको ये भी मैंने समझाया था कि 5T, टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड टाइम लिमिट। 5T टीम वर्क, किसी भी चीज का सॉल्यूशन है, फर्स्ट थिंग टीम वर्क से करो, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, डिसीजन मेकिंग के ट्रांसपेरेंसी लाओ। अब कुछ आपके जो रिजल्ट है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ओके, एंड टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करो। हो गई। इंटरनेशनल रिलेशन में भी लिख सकते हो कि आपको किसी को काउंटर करना है, आप अपने अलाइक माइंड वाले कंट्री के साथ ग्रुप बनाओ, लाइक क्वाड। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए, डिसीजन मेकिंग में आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, आपके देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए ताकि इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े। आप अपने से जो छोटे कंट्री है उसको ट्रांसफॉर्म करने की ट्राई करो, उसको भी डेवलप करवाओ, उसके अंदर टाइम लिमिट में प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। हो गया। हेलिंग, हार्मनी एंड हॉक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच। ये है थोड़ा स्पेसिफिक है। किसी भी बॉडी है आपके पास, NHRC कोई भी बॉडी है, उसके इश्यू चैलेंजेस लिखने हैं, फिक्स है 3PI, पीपल, पावर, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या पीपल में या स्किल नहीं होगी, या वो स्केलेबल नहीं होगा, यानी कि अवेबिलिटी है, डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं होगी। पावर में क्या क्या हो सकता है, इंस्टीट्यूट के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो, प्रोसेस बॉडी के अंदर एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, लीगल है वीक है, साइबर वीक है। किसी भी बॉडी के अगर आपको चैलेंजेस, इश्यूज लिखने हो गया, इससे सॉल्यूशंस भी लिख सकते हो। क्लियर? वेरी इजी है। कंपोनेंट बेस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सप्लाई चेन बेस। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा लाइफ साइकिल से मिलता जुलता है। किसी भी चीज की सप्लाई चेन पूरी हो, इनपुट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक की। देखिए जस्ट मैं एक एग्जांपल दे, एग्रीकल्चर की बात है, आपको पॉइंट्स लिखने, पहले इनपुट लेवल पे लिखे, लैंड, सीड्स, वाटर, सॉइल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मिक्स। अब जस्ट सोचिए कि इनपुट पे क्या क्या आ सकता है भाई। सबसे पहले लैंड। देखिए इसको सीक्वेंस में याद रखिए। सबसे पहले आपके पास लैंड होनी चाहिए, लैंड में आप सी को बो करोगे, फिर क्या डालोगे, वाटर डालोगे, फिर जो लैंड है उसकी सॉइल भी इंपॉर्टेंट होगी, फिर उसमें फर्टिलाइजर डालोगे, पेस्टिसाइड डालोगे, और फिर उसको उसके ऊपर मशीन चलाओगे, मैकेनाइजेशन। यही तो होता है इनपुट फेज में। इसके ऊपर एक एक पॉइंट लिख दो। ऐसा भी जरूरी नहीं कि हर एक के ऊपर लिखना है, कुछ के ऊपर लिख दो, हो गया आपका इनपुट लेवल। फिर आता है प्रोडक्शन में, क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, उसके ऊपर लिख दो। पोस्ट प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग, मार्केट, एक्सपोर्ट, वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग। हो गई तो भाई चीज। नाउ 7 सोशल डिवाइड, वेरी इजी है। किसी भी चीज को लिखना है 2 पॉइंट में लिखो, रिच के लिए ये है, पुअर के लिए ये, अर्बन पीपल में ये है, रूरल में ये है।
एक पॉइंट अर्बन का, एक रूरल का, अर्बन का, रूरल का, हो गए आपके पॉइंट्स। मैन वुमेन ट्रांसजेंडर पे लिखिए, ये सोशल डिवाइड वाली चीज। कब कौन सी यूज करनी है वो हम थीम के साथ देखेंगे। जस्ट आपको अभी मैं थीम, जो वेपन है वो क्या है और उसको कैसे, मतलब वेपन का नाम क्या है, उसके अंदर क्या चीज आती है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। और फिर उसके बाद उसको रिमेंबर करवा दूंगा लिस्ट में। फिर जब हम पीवाईक्यू करेंगे, सबसे पहले हम थीम करेंगे। अगर आज का ये सेशन आपने देखा है और मैंने जिस तरीके से मैं आपको याद रखा होगा, एट द एंड ऑफ द सेशन आपको याद रखना है। फिर उस सेशन में हम देखेंगे, सबसे पहले 1 नंबर ट्राई करेंगे, फिर 2, 3, 4 लग गया, उसको पहले थिंक करना शुरू करें। ओके, ये क्वेश्चन आया, कौन सा वेपन लगेगा, 1 नंबर का लगा, ओके चलो अप्लाई कर। 2 लगा, अप्लाई कर। तीसरा पोर्शन है क्वेश्चन का, सपोज कि हम मान लेते हैं कि सबसे पहले आपको इश्यू लिखने हैं। ओके, 1 नंबर से इश्यू लिख दिया। फिर आपको लिखना है कि कंसर्न लिखने हैं। ओके, तो 3 नंबर से कंसर्न लिख दिए। फिर आपको वे फॉरवर्ड लिखने, 5 नंबर से वे फॉरवर्ड लिख दिया, हो गया। तीनों में डिफरेंट मेथड। अगर नहीं आती है तो तीनों में सेम भी रख सकते हो, नो इश्यू। कुल, मेंस इज अ वेरी इजी माय फ्रेंड, उसको टफ मत बनाना। अगर हम साथ में हैप्पीली करेंगे, आराम से होगा। बिकॉज ये है फेस्टिवल, इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करो। इसीलिए हम ये सारी चीज आपके लिए फ्री में लेके आए। नो टेंशन, नो मनी की झंझट, आपका समय बचाइए और स्मार्ट स्टडी करिए। ओके, नेक्स्ट वेपन, बहुत बढ़िया वेपन है ये, टुडे वर्सेस टुमारो। आज ये है, टुमारो हम ये करेंगे। आज ये है, टुमारो ये करेंगे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कुछ गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह की पर क्वेश्चन आ गए, हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे एक, और दूसरा लिखेंगे रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या हो सकता है ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या इश्यू हो सकते हैं, हायरार्की हो सकती है, इनफ्लेक्सिबल सर्विस चैनल, डिले इन सिटीजंस ग्रीवेंस रेडरेशन, जब रिक्वायर्ड में वो चीज नहीं होगी। ओके, फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टेटस को गवर्नेंस वर्सेस चेंज ओरिएंटेड। क्या हो सकता है स्टेटस को के अंदर, आउटडेटेड प्रोसीजर है, लैक ऑफ लीगल मॉडर्नाइजेशन है, रेजिस्टेंस टू एक्सपेरिमेंट है, ये सारी चीज आपकी स्टेटस को गवर्नेंस में आ गई। आपको जस्ट क्या एज्यूम करना है, ओके करंट स्टेटस ये है, फ्यूचर ये है, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं। रिजिड ब्यूरोक्रेसी टू फ्लेक्सिबल डायनेमिक ब्यूरोक्रेसी, रिजिड वाले पॉइंट आपके प्रॉब्लम सेक्शन में आ गए, वे फॉरवर्ड में आप फ्लेक्सिबल वाले लिख दीजिए। समझ रहे हो, इसका मतलब ये है टुडे वर्सेस टुमारो। टुडे वाली चीज अगर आप इश्यूज में लिख रहे हो, इसको आप सॉल्यूशन में लिख दो। सिर्फ आपके पास दो नाम आ जाने चाहिए। आइवरी टावर अप्रोच वर्सेस पीपल सेंट्रिक अप्रोच। आइवरी में लिखिए टॉप डाउन स्कीम है, नो फीडबैक लूप है, फिर पॉलिसी डिस्कनेक्टेड विद द ग्राउंड रियलिटी, इग्नोरिंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, और फ्यूचर में आप वो लिख सकते हैं। क्लियर, बहुत सारे ऐसे अप्रोच है। ऑथोरिटेटिव, वैल्यू ऑफ सिक्रेसी है, पुअर आरटीआई कल्चर, आंसर नहीं देती जैसे यूपीएससी भी नहीं दे रही है, कब आंसर की रिलीज करेगी, आंसर की में मिस्टेक क्यों है। हिडन डिसीजन मेकिंग है, मेंस की इवैल्यूएशन कैसे होती है किसी को नहीं पता, लोग लैक ऑफ सोशल ऑडिट्स। ओके, रूल बेस्ड गवर्नेंस, प्रोसीजर अबव आउटकम्स के ऊपर देखिए, रूल से जस्टिस ओरिएंटेड के ऊपर जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म डिलीवरी से लॉन्ग टर्म की चीजें लीजिए। इलेक्शन सेंट्रिक स्कीम है, वो शॉर्ट टर्म डिलीवरी फोकस है, नो सिस्टमेटिक रेजिलियंस। फीडबैक वाली चीज भी लिख सकते हैं, नेग्लेक्ट ऑफ फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। तो दो का कंपैरिजन है, उसको ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग तब आएगी जब आप रियल में एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये आप इसमें से पढ़ लेना। ओके, वेरी इजी है, इसी तरीके का है। आप पूरा, आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल है हमारी, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहां से आपको मिल। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहता हूँ। 2024 में क्वेश्चन आया था, जो इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव कैसे है। जो इंडियन डायस्पोरा इन वेस्ट है, वेस्ट कंट्री के अंदर, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव कैसे है, या एडवांटेज कैसे है, सॉरी माय फ्रेंड, इंडिया के लिए एडवांटेज कैसे है। अब मैंने क्या बताया, देखिए मैंने इसका नाम क्यों ऐसा रखा है, टुडे वर्सेस टुमारो। इसका मीनिंग ये भी नहीं है
कि आप जस्ट इसको दोनों को दुश्मन बना देने, अगर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लिखते हो तो ऐसा भी हो सकता है, इसको पॉजिटिव और इसको मोर पॉजिटिव लिखो। मुझे ऐसा क्वेश्चन था कि इंडियन डायस्पोरा कैसे भारत के लिए एक एडवांटेज है, तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, उसका टुडे का एडवांटेज ये है और फ्यूचर का उसका एडवांटेज ये होगा, मोर एडवांटेज होगा। कैसे देख दिखाता हूँ। टुडे वर्सेस टुमारो का मीनिंग ये नहीं है, आप टुडे एक्स टुमारो भी कर सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये मोर पॉजिटिव, या ऐसा भी कर सकते हो आप, अगर कुछ जगह पे नेगेटिव, आज ये खराब परिस्थिति है कल और खराब होगी, आज पॉजिटिव है कल खराब होगी, आज खराब है कल पॉजिटिव। ऑल फॉर पॉसिबिलिटीज पे आप खेलिए, इसलिए मैंने इसका नाम टुडे वर्सेस टुमारो रखा है। आप टीटी भी कह सकते हैं। ओके, जस्ट इसका ये वाला क्वेश्चन को देखिए। अब मुझे बताओ, जस्ट थोड़ा थिंकिंग करो। और ये क्वेश्चन में ऐसा था कि इन पॉलिटिकल टर्म्स एंड इकोनॉमिकल टर्म्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म्स में इंडियन डायस्पोरा जो वेस्ट में है वो इंडिया के लिए एडवांटेज कैसे है। थिंक कीजिए, चले मेरे साथ थिंक कीजिए। हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट्स को ऐसे लिखेंगे, आज क्या है, आज उससे एडवांटेज क्या मिल रहा है, फ्यूचर में उससे क्या मिल रहा है। बिकॉज इंडियन डायस्पोरा की जब बात आती है तो वो सिर्फ आज के लिए एडवांटेज नहीं हो सकता, एडवांटेज फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। जब आपको एडवांटेज पे क्वेश्चन आता है तो वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों की बात कर रहे हैं। ओके, थिंकिंग स्टार्ट हुई थोड़ी, मतलब इतना तो पता चला कि एडवांटेज मींस आज के भी लिखने हैं, फ्यूचर के भी लिखने हैं। सो टुडे टुमारो मैप उसमें चल जाएगा। देखिए मैं पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ, या समरी लाइन मतलब वही है कि हमारा इंट्रोडक्शन इस तरीके का ही है। ओके, जस्ट 1 मिनट। देखिए सबसे पहली चीज, आप इस चीज को देखिए, क्या लिखे, फ्रॉम प्रवासी साथी टू विश्वास मित्र, टू विश्व मित्र, सॉरी, Indian diaspora must evolve from emotional and economic contributor to strategic partner in diplomacy, innovation and nation branding। ये होता है इंट्रोडक्शन। फिर से एक बार यहां से पढ़िए, थोड़ा इसको स्मॉल कर देगा। फ्रॉम प्रवासी साथी टू विश्व मित्र, Indian diaspora must evolve from emotional and economic contributor to strategic partner in diplomacy, innovation and nation branding। ये नेशन ब्रांडिंग है, वो कीवर्ड है, वो हम आपको देंगे कीवर्ड का लिस्ट। नेशन ब्रांडिंग, बिकॉज दे आर ब्रांड एम्बेसडर, ये मोदी जी की लाइन से लिया गया है। वो हमारे कल्चरल और हमारे इंडियन के एक एम्बेसडर है जो हमारा डायस्पोरा है। सो एक उसका ब्रांडिंग कर सकते हैं। जो आज प्रवासी साथी है हमारे, वो हमारे विश्व मित्र बन सकते हैं फॉर इंडियन ब्रांडिंग। ओके, सो ये हुआ, कुछ कंक्लूजन वाली फीलिंग आई, जहाँ सस्पेंस भी है, एवरीथिंग कवर्ड भी है, बिकॉज हम यही चीज पे लिखेंगे, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर, इमोशनल, पॉलिटिकल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन डिप्लोमेसी, इनोवेशन एंड नेशन ब्रांडिंग। अब अगर आपके पास ऐसे टेम्पलेट रेडी है तो फिर क्या दिक्कत है, वो भी फ्री में। देखिए पॉलिटी वाला देखते हैं सबसे पहले, जो आज फ्रॉम एमपीज, मेयर्स एंड डिप्लोमेट्स इन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू पॉलिसी शेपर्स इन द वेस्टर्न कैबिनेट एंड पार्लियामेंट, जो आज इंडियन ओरिजिन के एमपीज, मेयर्स, डिप्लोमेट्स है, वो कल पॉलिसी शेपर्स बनेंगे इन द वेस्टर्न कैबिनेट्स एंड पार्लियामेंट। फ्रॉम कल्चरल डिप्लोमेट्स एट द लोकल इवेंट टू डायस्पोरा एज इंडिया सॉफ्ट पावर एम्बेसडर ग्लोबली। देखिए इसका समराइज किया हमने इंट्रोडक्शन में, नेशन ब्रांडिंग, फ्रॉम रिएक्टिव सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस से प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी लॉबी फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। आज जो हमारे बाहर के भाई बहन जो एक रिएक्टिव अप्रोच करते हैं ड्यूरिंग द इंडियन क्राइसिस, वो कल प्रोएक्टिव होंगे फॉरेन पॉलिसी लॉबी फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। फ्रॉम द प्रोटेस्ट डिफेंडर ऑन सोशल मीडिया टू a narrative architects in the global media and academia।
यूनिवर्सिटी, ग्लोबल मीडिया में हमारे लोग जाके हमारे नैरेटिव के आर्किटेक्ट्स बनेंगे, जो आज जस्ट एक सोशल मीडिया के हमारे प्रोटेस्ट डिफेंड करते हैं. From community-led festival organization to public campaigner for India's global image. From Padma Award receptionists from abroad to strategic think tank anchors in a host country. From supporter of the Indian leadership to facilitator of the multilateral diplomatic platform. ये हुए political. Economical देख लेते हैं. From remittance contributor, वो जब अभी just हमें remittance send कर, वहां से आगे आएंगे to sovereign bond subscriber and infrastructure investor. From startup builders abroad to cross-border ecosystem developer. From IT and tech workforce to AI, deep tech, semiconductor pioneers for the India. And from consumer brand ambassador to global brand certificate for Indian products. From charity givers to India, institutional CSR founder for sustainable project. From alumni network supporters to formal education collaborator for joint research. From sectoral contributor to strategic sector investor in EV, space tech and biopharma. ये होता है टुडे वर्सेस टुमारो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. वेपन नंबर 9, स्टेक होल्डर बेस अप्रोच. वेरी इजी है. आपको क्या करना है, कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर आते हैं, ये ज्यादातर आप केस स्टडीज वगैरह में यूज करते हैं. कौन कौन से स्टेक होल्डर आते हैं उसके आसपास पॉइंट जनरेट कर देने हैं. सपोज एक सिटीजन चार्टर के ऊपर एग्जांपल ले लें. सिटीजन चार्टर आर नॉट मर डिक्लेरेशन बट अ गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट. Analyzing their role through a stakeholder lens reveals where their success or failure lies. Okay. अब मुझे बताओ सिटीजन चार्टर में कौन कौन हो सकता है भाई. सिटीजन पहले तो जस्ट थिंक कीजिए, सिटीजन को क्या चाहिए, टाइम सर्विस और उसके ग्रेवियंस रेड्रेसल. चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, उसके पास लो अवेयरनेस नहीं है. सिटीजन के टर्म्स में देखिए उसके चैलेंजेस क्या है, उसको लो ही नहीं पता है, इलिटरेसी है. सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज चार्टर, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन. इन दोनों के ही तो सॉल्यूशन लिखना है. क्या सॉल्यूशन रटना पड़ेगा, अगर लो अवेयरनेस है लो अवेयरनेस कीजिए, इलिटरेसी है तो उसके अवेयरनेस वो भी कीजिए, लैंग्वेज में लाइए, लोकल लैंग्वेज में लाइए. फिर कौन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड सर्विस प्रोवाइडर. प्रॉब्लम क्या है, क्लियर सर्विस गाइडलाइन, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियर सर्विस गाइडलाइन, परफॉर्मेंस क्लैरिटी. प्रॉब्लम क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस टू बेंचमार्क, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं. सॉल्यूशन क्या, उसको ट्रेन कीजिए, इंसेंटिव कीजिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनड्यू प्रेशर से उसको प्रोटेक्ट कीजिए. फिर क्या कौन होता है उसके अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके नीड, उसके चैलेंज, उसके सॉल्यूशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, मेजरेबल आउटपुट. चैलेंजेस क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जस्ट थिंक कीजिए, कोऑर्डिनेशन नहीं होता भाई, उसको और थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेल ऑफ फंक्शनिंग, लैक ऑफ ऑनरशिप. सॉल्यूशन क्या, डिजिटल डैशबोर्ड, सर्विस लेवल एग्रीमेंट करवाइए, इंटीग्रेशन कीजिए. जुडिशरी का क्या होता है, टाइमली डिलीवर नहीं करते वो. रिड्यूस लिटिगेशन, नीड क्या है सबसे पहले, रिड्यूस लिटिगेशन, क्विक ग्रीवेंस क्लोजर. चैलेंज इसमें जुरिस्डिक्शन ओवरलैप, डिलेस हो रहा है. सॉल्यूशन इंटीग्रेशन विद लोकपाल, आरटीए, ट्रिब्यूनल्स क्रिएट कीजिए, जुडिशरी का लोड कम हो. फिर कौन 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 आता है, मीडिया आती है भाई, सिटीजन ऑब्वियसली. मीडिया को नीड क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग रोल. चैलेंजेस क्या होते हैं, मीडिया को डेटा ही नहीं पता, डेटा ही उसके पास नहीं मिलता, सुपरफिशियल कवरेज होता है उससे. सॉल्यूशन क्या है, पब्लिक चार्टर, स्कोर कार्ड, एनजीओ मॉनिटरिंग कीजिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लबासना वगैरह. नीड क्या है, ऑफिसर को सेंसिटाइज कीजिए, केस बेस्ड लर्निंग उसको दीजिए. चैलेंज क्या है, वो थियोरिटिकल ट्रेनिंग का गैप्स है, प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है. सॉल्यूशन क्या है, एड रियल वर्ल्ड कैरेक्टर ट्रेनिंग मॉड्यूल, आप उसको ऐसी प्रैक्टिस करवाए, ऐसी ट्रेनिंग दीजिए. पॉलिसी मेकर, पार्लियामेंट्स भी इन्वॉल्व होती है, पॉलिसी लेजिटिमेसी, ट्रस्ट बिल्डिंग. चैलेंजेस लैक ऑफ एनफोर्सबिलिटी एंड मैकेनिज्म. सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, लीगली बाइंडिंग चार्टर लाइए, ये तो है पॉलिसी मेकर का काम. के इसका एक्ट लाइए, लाइक द सर्विस गारंटी एक्ट.
कि सर्विस होके रहेगी। तो ये तो थिंकिंग करना है। जस्ट अब थिंक कीजिए सिटीजन चार्टर पे कौन कौन हो सकता है। एक तो भाई पूरा सिटीजन, फिर एम्प्लॉय जो उसके साथ इंटीग्रेट करता है, फिर एम्प्लॉय से बनता है उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के साथ अगर कुछ लिटिगेशन वगैरह हो गया तो कौन आएगा, जुडिशरी, जुडिशरी आया तो न्यूज में कौन लाता है, मीडिया वाले। अब जो आईएएस जो एम्प्लॉय थे उसको भी ट्रेनिंग करने वाले इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है, और ओवरऑल अगर पॉलिसी मेकर भी इन्वॉल्व है। क्लियर। नेक्स्ट, वेरी वेरी इजी स्टेपल मेथड, सबको पता है, फिर भी देखते हैं। एज फॉर सोशल, कुछ मैं पॉइंट्स आपको सोशल के दे दूं, टेक्नोलॉजी के, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक। देखते हैं सोशल में क्या क्या आता है भी, बोलिए। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, एक्सप्लॉयटेशन एंड आइडेंटिटी। टेक्नोलॉजी में क्या क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी का एक्सेस, वल्नरेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट, डेटा, इंस्टीट्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन। इसके ऊपर जस्ट आपको क्या करना है, हर एक के ये जो तीन चार पॉइंट कैसे आप बनते हैं वो याद रखना है, फिर आपका पूरा आंसर बन जाएगा स्टेपल से। इकोनॉमिक, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, स्किल, कैपिटल, मार्केटिंग, पॉवर्टी ट्रैप। लीगल में लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सुपर कोड, कोड वर्डिक्स। पॉलिटिकल में पॉलिसीज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जस्ट आज आपको जस्ट देखना है, पूरा हम जब थीम वाइज जाएंगे तब आपको पूरा करवा देंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेते चलिए, ये भी 2024 का ही में भी क्वेश्चन है कि यंग वुमन के अंदर सुसाइड बढ़ रहा है, उसका या तो आपको इश्यू लिखना होगा या तो आपको वे फॉरवर्ड लिखना होगा। देखिए आइए मिलते करते हैं। सबसे पहला था सोशल, सोशल में क्या था, एजुकेशन। अब पहले हम देखते हैं कि वुमन के रीजन क्या हो सकते हैं सुसाइड के, ओके, यंग वुमन के। एजुकेशन के टर्म्स में क्या हो सकता है, सोचो। एजुकेशनल स्ट्रेस, एकेडमिक प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, कुल इसको मत पढ़ो, थिंक करो। ओके, हेल्थ, हेल्थ में क्या हो सकता है, नेग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टिग्मा। सोशल सिक्योरिटी, ओके, सोशल सिक्योरिटी पे क्या हो सकता है, वीक सेफ्टी नेट, सेफ्टी नेट्स में प्रॉब्लम, उसका एक्सप्लॉयटेशन। ओके, फिर हमारे टर्म्स क्या था, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन पे क्या हो सकता है, वुमन का एब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, फैमिलीज के अंदर भी हो रहा है, आफ्टर मैरिज भी हो रहे हैं। आइडेंटिटी क्या हो रहा है, उसकी पर्सनल चॉइस एंड सोसाइटल रोल्स के बीच में ही वो फंस जाती है। तो ये भी हो सकता है उसकी पर्सनल चॉइस कोई और हो, सोसाइटिकल चॉइस ये हो, होम की चॉइस ये हो, तो ये भी एक रीजन बन सकता है फॉर सुसाइड। और अब इसके डेटा डालने हैं, केस स्टडीज डालने, केस डालना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डालना है, हो गए सोशल्स के, हो गए क्लियर। फिर टेक्नोलॉजी पे आओ, टेक्नोलॉजी पे हमने क्या बोला था, एक्सेस, क्या क्या तीन चीजें याद कीजिए, एक्सेस, वल्नरेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेस, एक्सेस में क्या हो सकता है भाई, वुमन को देखे, फॉर्मूला बनाओ, एक वुमन है, जस्ट सॉरी, एक वुमन है, वो सुसाइड करने वाली, ओके, वो सुसाइड करने वाली, उसके लिए मुझे कुछ ऐसा रीजन ढूंढना है कि जो टेक्निकल हो और एक्सेस के रिलेटेड हो। क्या हो सकता है, थिंक करो भाई, वुमन सुसाइड करने वाली है, उसका रीजन नहीं डालना है, पर वो कैसा होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, एक्सेस बेस्ड होना चाहिए। बताओ भाई क्या हो सकता है, अनइक्वल डिजिटल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ, हेल्थ, उसको मेंटल हेल्थ की अगर हेल्प चाहिए तो उसके अनइक्वल डिजिटल एक्सेस है। वल्नरेबिलिटी पे क्या हो सकता है, साइबर बुलिंग, ऑब्वियसली। इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या हो सकता है, टेक बेस्ड सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हो गया। फिर डेटा पे आओ, पुअर जेंडर डिसएग्रीगेटेड सुसाइड ट्रैकिंग है। इंस्टीट्यूशन, ऐसी स्कूल या कॉलेज लेवल पे कोई काउंसलर नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, स्लो रिस्पॉन्स टू एब्यूज हैरेसमेंट, अगर उसके साथ एब्यूज हैरेसमेंट होती है उसका स्लो रिस्पॉन्स, इसलिए वो सुसाइड कर जाती है। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन में फ्रेगमेंटेड, बिकॉज उसकी वजह से क्या हुआ, फ्रेगमेंटेड मेंटल हेल्थ एफर्ट्स, तो वो भी सुसाइड के रीजन है। पॉलिटिकल पे क्या हो सकता है, हम जो भी यूथ पॉलिसी बनाते हैं उसके अंदर मेंटल हेल्थ मिसिंग है। पार्टिसिपेशन में क्या हो सकता है, ऐसी हम वुमेन्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, फीमेल वॉइस इन पॉलिटिकल स्पेसिस। लीगल लेवल पे क्या हो सकते हैं, लॉ,
वीक एनफोर्समेंट ऑफ प्रोएक्टिव लॉ, फिर आर्टिकल 21 का इग्नोरेंस, ऐसी वर्डिक्स क्या डाल सकते हैं, पुअर फॉलो अप ऑन मेंटल हेल्थ रूलिंग। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक में आपका पॉइंट लिखना है, अगर आपको यहाँ से एक मिल रहा है एक लिख दीजिए, ऐसा थोड़ी एग्जाम में आपको ऐसा ऐसे करके नहीं लिखना है लीगल फिर उसके एक पॉइंट 2 पॉइंट, नो, आपको जस्ट डायरेक्ट पॉइंट वाइज ही जाना है, 1 2 3 4, और एग्जाम्पल हमेशा इस तरीके से लिखना, ट्रायंगल करके, बिकॉज एग्जामिनर को डायरेक्ट दिखना चाहिए। इकोनॉमिक, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, अब उसके पास एक स्टेबल इनकम नहीं है, वो भी सुसाइड का, स्किल, उसके पास ऐसी स्किल नहीं है, कैपिटल, उसके पास इतना पैसा नहीं है कुछ कर सके इंडिपेंडेंटली, मार्केटिंग, वुमन फेसिस टू सेलिंग प्रोडक्ट, यस, पॉवर्टी ट्रैप, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, फील हेल्पलेस, हो गया स्टेपल अप्रोच। नेक्स्ट, लेवल एनालिसिस, बहुत इजी क्वेश्चन। लेवल में क्या है, सबसे पहले आपको इंडिविजुअल लेवल पे थिंक, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज अ हैप्पीनेस मीन टू यू, सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे हैप्पीनेस क्या है उसके इर्द गिर्द पॉइंट लिख दो, फिर सोसाइटी के लेवल पे, ग्रुप्स लेवल पे क्या है उसको लिख दो, फिर नेशनल लेवल पे हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है, एंड फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, हो गया पॉइंट क्लियर। अब इसी लेवल अप्रोच एक एक ये है, इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशन, इंटरनेशनल, एक दूसरे पे कुछ अप्रोच हम सिखाते हैं आपको। सपोज एम्पावरमेंट बहुत फेवरेट थीम है, एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आते ही रहते, उसके ऊपर एक लिखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे किसी भी वुमन, यूथ, फार्मर्स, ओल्ड एज उसके ऊपर लिखना है, ओके, सबसे पहले कंसियस लेवल पे, कंसियस लेवल, खुद के इंटरनल लेवल पे कि वो रियलाइजेशन ऑफ राइट्स है। फिर क्या करोगे, स्किल कैपेसिटी लेवल पे लिखो कि हमें एजुकेशन देना है, डिजिटल स्किल्स देनी है। फिर कैपेसिटी आ गई, फिर मुझे कुछ एक्सेस भी चाहिए, मार्केट एक्सेस में क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंस में क्या है, टेक में क्या प्रॉब्लम है। फिर एक्सेस के साथ में मेरा वॉइस लेवल पे बोलिए कि मैं किसी फॉरम, एसएचजी, पंचायत में कैसे अपने वॉइस कर सकूं, एम्पावर तो तभी होगा, पहले कंसिस्टेंस लेवल, स्किल कैपेसिटी बिल्डिंग, फिर एक्सेस, एक्सेस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद मैं पूरा अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकूं, डिसीजन मेकिंग रोल, एंड फिर मैं अगर सब कुछ कर सकता हूँ तो सोसाइटी सिस्टम एक चेंज ला सकूं, पॉलिसी इन्फ्लुएंस में मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, तभी मेरा एम्पावरमेंट होगा, वो चाहे वुमन के केस में हो, फार्मर के हो, यूथ के हो, ओल्ड एज के हो, किसी के भी नहीं लिख सकते, ये भी एक लेवल है, एक से लेकर अब तक का। और एक लेवल एनालिसिस का मॉडल दिखा था, पॉलिसी डिजाइन टू ग्लोबल इम्पैक्ट, किसी भी चीज का अगर आप सॉल्यूशन दे रहे इसमें लिखे, पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज लेवल, या तो किसी चीज का कोई स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसने प्रॉपरली प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर उसमें डेटा का कुछ लॉ है, डेटा इतने मिल नहीं रहे वगैरह, पायलट प्रोजेक्ट उसमें नहीं किए गए, फिर उसको स्केलेबल लेवल पे नहीं किया गया, उसको प्रॉपर लेजिस्लेशन फंडिंग लेवल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे क्रॉस नेशनल कोलैबोरेशन का इश्यू है, हम ऐसा भी कर सकते हैं मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन का लेवल है, हो गया लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय लेवल चाहिए। फिर इनोवेशन एंड इकोसिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हो, सबसे पहले आइडिया जनरेशन स्टेज के बात कीजिए, फिर उसके ऊपर क्या आता है, उसका लैब में टेस्टिंग वगैरह करना, फिर सीड फंडिंग लाना, उसके लेवल पे लिखे, फिर मार्केट में एंट्री लेवल के क्या इश्यूज है, फिर एक्सपोर्ट करना है तो क्या इश्यूज है, फिर लीडरशिप लेवल, ग्लोबल लीडरशिप में क्या इश्यू है, हो गया। फिर आती है सिटीजन टू नेशन बिल्डर, सबसे पहले सिटीजन को अवेयर कीजिए, अवेयरनेस लेवल पे पॉइंट लिखिए, फिर उसको रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूटर कैसे बनाना है, ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, फिर कम्युनिटी के प्रॉब्लम सॉल्वर तक के एक दो पॉइंट लिख दीजिए, फिर एक सिविक लीडर बन जाए, फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर बन जाए, एंड फिर चेंज एजेंट बन जाए, नेशनल बिल्डर। ओके, एनवायरमेंट लेवल के भी है सेम, कि पर्सनल हैबिटेट लेवल, कम्युनिटी, सिटी, स्टेट, वो वाला ही है जो आगे हमने देखा था। फिर एक सोशल रिफॉर्म का है, अगर आपको किसी भी जगह पे लिखना है वे फॉरवर्ड लिख दिए, सोशल रिफॉर्म रिलेटेड, पहले आपको अवेयरनेस करवानी है तो अवेयरनेस के पॉइंट लिखिए कि इस तरीके की अवेयरनेस करवानी चाहिए, एक एग्जांपल लिख दीजिए, केस स्टडी लिख दीजिए, फिर आपको कल्चरल डायलॉग करना है, ओके, बिकॉज आज की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें कल्चरल का एक बहुत ज्यादा उसने इंपॉर्टेंस दिया है, तो हम भी लिखेंगे। फिर ग्रास रूट, वो भी सही भी है, बिकॉज हमें भी अपने रूट्स पता होने चाहिए, फिर ग्रास रूट लेवल पे उसको मोबिलाइज कैसे करना है,
पॉलिसी इंटरवेंशन किस तरीके से करवानी, अगर आपको एक सोशल रिफॉर्म लाना चाहते हैं। मैं जस्ट एक बात बोलता हूँ कि वुमन एम्पावरमेंट है, वुमन सुसाइड कर रही है तो उसका चेंजेस, जैसे हमें आगे क्वेश्चन देखा था कि वुमन सुसाइड कर रही है, अब उसको हमें रिफॉर्म करना है। क्या करेंगे? पहले अवेयरनेस करवाएंगे, फिर कल्चरल डायलॉग करेंगे, फिर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन करवाएंगे, फिर पॉलिसी मेकर को इंटरवेन करेंगे कि भाई इसके ऊपर पॉलिसी बना, फिर हम जुडिशियल बैकिंग, लीगल रिफॉर्म, अगर कोई नहीं कर रहा है, सुसाइड हो रहा है तो उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लेंगे, जुडिशियल बैक सपोर्ट मिलेगा, एंड फॉर मेन स्ट्रीम इंक्लूजन एंड डिग्निटी। फिर जाके वो चीज एक मेन स्ट्रीम में आएगी और वुमन को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा और सुसाइड का रेट्स घटेगा। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए, जस्ट आपको इतने याद रखने हैं, और वो भी इजी है। पहले अवेयर करो, फिर कल्चरल, फिर ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, स्टेप बाय स्टेप अप लेवल है। ओके, नाउ एक्रोनिम बेस हम मेजॉरिटी कंक्लूजन में ये करेंगे। सपोज आपको किसी चीज का सॉल्यूशन लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, ओके, क्या करेंगे? एस्पायर मॉडल, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, हो सकता है सिविल सर्विस को ट्रेन करो, ई गवर्नेंस, टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, इन तीनों में से कोई एक लिख सकते हो भाई। फिर एस फॉर स्ट्रक्चरल, लीगल, पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल रीडिजाइन हो सकती है। पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म, पब्लिक कंसल्टेंस, कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। देख रहे हो, ये चीजें हैं जो आपके मेंस अटेम्प्ट को बचाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप पीडीएफ को देखना, डेफिनेटली यू बिलीव कि इससे कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस करके जाते। अब मुझे ये बताओ कि वो एग्जामिनर जो 13,000 बच्चे हैं, उसमें से अगर वो 1,000 बच्चे की भी कॉपी चेक कर रहा है, उनमें से अगर 10 बच्चे की कॉपी में ये चीजें मिल रही है, बाकी के में नहीं मिल रही है, तो क्या वो 10 टॉप 100 में नहीं आएंगे? और आप फिर से प्रीलिम्स दोगे। और अब देखिए आप, अब कितना प्रीलिम्स टफ हो चुका है कि अगर आपने मेंस में गए और मेंस में कुछ गलती करके आए, उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि दूसरी बार आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ। इतना टफ लेवल होता जा रहा है। प्रीलिम्स बहुत मेहनत के बाद क्लियर हो रही है, और फिर अगर मेंस में आप लटके तो फिर से प्रीलिम्स क्रैक करने के भी कितने एफर्ट्स लग जाएंगे। बिकॉज मुझे पता है मैं मिला हूँ 2024 में से कई लोगों से जो फाइनल लिस्ट में थे, उन्होंने फिर से 2025 की प्रीलिम्स दी और अभी इतने गंदे मार्क्स आए हैं कि लटक गए। जो लोग एक बार मेंस क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके 100 जो 1000 की लिस्ट में थे, लेकिन वो अपनी सर्विस को अपग्रेड करने के लिए फिर से दिए एग्जाम, और 25 में इतने खराब मार्क्स आए कि लटक गए। अब ऐसी मोमेंट्स में आप ऐसा रिस्क ले सकते हो, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज तो जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन है, टेम्पलेट का, टेम्पलेट जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, फिर ये सारी चीज आपको रटवा भी दूंगा, फिर तो बताओ मुझे कैसे पॉइंट जनरेट नहीं होंगे। डेफिनेटली करेंगे, और टाइम के अंदर हम पेपर को कंप्लीट करके रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंसेंटिव इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, हैकेथॉन, टेक पायलट्स, रिवार्ड उसके ऊपर लिख सकते हो। सेम रेगुलेटरी स्ट्रेंथ एंड इक्विटी एंड इंक्लूजन, जस्ट पीडीएफ में देख लो। फिर एक और है लैपटॉप मेथड, सॉल्यूशन के लिए है, फॉर स्पेसिफिकली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए लिख रहे हो। लॉजिस्टिक एंड लिंकेज, एल फॉर रोड, पोर्ट्स, कोल्ड चेन, सप्लाई चेन, कनेक्टिविटी के ऊपर लिख दीजिए। सपोज एग्रीकल्चर के ऊपर लिख रहे हैं, ओके, लॉजिस्टिक में हम क्या कर सकते हैं, रोड पोर्ट्स को प्रॉपर कीजिए, उसकी स्कीम को लिख दीजिए, कौन सी स्कीम है कमेंट कीजिए। रोड पोर्ट्स और सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए। सप्लाई चेन कनेक्टिविटी को सुधारिए, एक्सेस एंड ऑफर, लास्ट माइल इंक्लूजन हो, कॉस्ट इफेक्टिव डिलीवरी हो, पॉलिसी एनवायरनमेंट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइए, एफडीआई पर क्या भाई, ये सारी चीजें कितने मल्टी डायमेंशनल पॉइंट है। फिर और क्या चाहिए भाई एग्जामिनर को? टेक्नोलॉजी, एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी का यूज कीजिए, एक पॉइंट लिखिए। आउटरीच अवेयरनेस को एक लिखिए, डिजिटल रूरल कम्युनिकेशन, आईसी कैंपेन्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेक होल्डर, एसएचजी, प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी मॉडल को अपनाइए। पे हो रहा है, जस्ट मुझे ये बताओ कि कुछ आपको नया मिला,
और वो भी एक बेटर क्वालिटी के साथ, आपका टाइम सेविंग और पैसा भी सेविंग। तीनों चीजें मैटर करती है माय फ्रेंड। आपका मेंस का अटेम्प्ट भी मैटर करता है, आपका प्रिपरेशन का टाइम भी मैटर करता है, और एट द सेम टाइम आप माने या ना माने, अगर आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपको बहुत ऐसा लगता है कि भाई मैं 15,000 रुपए का कोर्स ले लेता हूँ, फ्री में नहीं करता हूँ, बट जब एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट के बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तब पता चलता है कि पैसा भी इतना इंपॉर्टेंट है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये कोर्स डिजाइन किया गया। सबसे लास्ट, अगर कुछ ना लगे तो ये तो हमारा लगेगा ही लगेगा, जीएस पेपर वाइज। जस्ट थिंक कीजिए, पेपर 1 में क्या क्या था भाई? हिस्ट्री था, हिस्ट्री में से कोई डायमेंशन मिल सकता है, लिखिए। दूसरा, सोसाइटी में से मिल सकता है, लिखिए। जियोग्राफी से मिल सकता है, लिखिए। पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस बेस, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी एंड एथिकल, ये सबसे लास्ट मेथड। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट पेपर। ये ऐसा है जिसको हम ज्यादातर पॉलिटी वाली थीम्स में देखेंगे। जस्ट इसका अभी नेमिंग कर देता हूँ कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन पे क्वेश्चन आ गया, आपके पास एक फ्रेमवर्क फिक्स है, उस कोई भी इंस्टीट्यूट पे क्वेश्चन है, उसी को छापते हैं। कुछ ज्यादा थिंकिंग नहीं, मिक्स मैच नहीं, कोई नहीं। अगर किसी लॉ को इवेल्यूएट करना आया, उस लॉ के ऊपर टेम्पलेट है। किसी स्कीम का इवेल्यूएशन आया, उसका भी एक टेम्पलेट है। किसी सेक्टर, उसका भी है। किसी के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे है। किसी बिल को इवेल्यूएट करना है। बायलैटरल रिलेशन है 2 कंट्री के, उसको कैसे करना है। एक्स इम्पैक्ट वाई, एक्स चीज है वो वाई को कैसे इम्पैक्ट करती है, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है माय फ्रेंड। एक्स चीज का इम्पैक्ट वाई पे क्या होगा, इस टाइप का भी एक फ्रेम्स रेडी है, बट ये मेजोरिटी पॉलिटी रिलेटेड है, जो पॉलिटी की थीम के साथ हम देखेंगे। जस्ट आज मैंने वेपन्स दिखाया। अब हमारे पास अगर मैं ये पॉलिटी वाला निकाल दूं, 13 तो सबको याद रह जाएगा भाई, जीएस वाला है। पूछना है, जीएस पेपर के वाइज लिख दो, ये लास्ट रिजोर्ट होगा। पहले वो हमारी जो बैटर टेक्निक है उसको कीजिए, फिर ये लास्ट रिजोर्ट। अब आगे के कितने हैं? 12 है। 12 को मैं याद रखवा देता हूँ। चलिए आइए। ओके, ये होती है पिक्टोरियल इंडेक्सिंग मेथड। ओके, पिक्टोरियल इंडेक्सिंग मेथड, जो एक स्टेप बेस करवाते हैं। आज क्या है देखिए, सुनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो जितनी भी हमारी मेथड थी वो मैंने 12 तक की लिखी है। 13 में कुछ इमेज नहीं डाली, बिकॉज 13 सबको पता है कि जीएस वाइज। पॉलिटी की हम अलग से देखेंगे, बिकॉज वो एक टॉपिक के ऊपर है, और आगे की और भी है जिसको एक थीम बेस है, जो दैट्स व्हाई अभी उसको नहीं देखे, वो थीम वाइज उसको बाद में रहेगी। ओके, देन द फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले इस नेम को थोड़ी देर सब भी भूल जाओ, जस्ट मैं जितना करवाता हूँ उतना कीजिए। हम क्या करेंगे, जो भी हम इंग्लिश में नंबर लिखते हैं 1 2 3, उसका शेप देखिए। उसका जो शेप है, उस शेप को देख के हमको एक इमेज याद रखेंगे, वो चाहे लिविंग थिंग भी हो, नॉन लिविंग थिंग। पहले इतना याद रखो, फिर मैं उसको कैसे कनेक्ट करने हैं। पूरा फ्लो ये होता है कि जो नंबर है उसका शेप के ऊपर से आप एक इमेज को याद रखिए। आपने इमेज को याद रख लिया, उसके बाद उस इमेज का देखिए, इस टाइप के होता है कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो उसका एक जो शेप है, उसके ऊपर से एक इमेज को याद रखिए, और उस इमेज का कनेक्शन बनाइए जिस वर्ड को आपको याद रखना है। कोई भी चीज को अगर आपको एक लीनियर फैशन में, लाइन में, एक लिस्ट मेथड से याद रखनी है, तो ये एक वेरी इजी टेक्निक है। 2 नंबर का शेप, उसकी एक इमेज माइंड के अंदर याद रखिए, और उसका कनेक्शन बनाइए वर्ड 2 के साथ। फॉर्मूला सिंपल है, किसी भी चीज के लिस्ट याद रखने हो, इवन एसडीजी की भी हम टेक्निक देंगे। पहले इसका शेप, उसके ऊपर से एक माइंड में इमेज याद रखिए, फिर उसका कनेक्शन बनाएंगे वर्ड 3 के साथ। क्लियर? देखते हैं, पहले हम शेप्स देखेंगे। ओके, दिख रहा है प्रॉपरली? 1 का शेप कैसा दिख रहा है? मोमबत्ती जैसा लिख रहा है। ओके, 1 के साथ मोमबत्ती। अब 2 को देखिए, 2 एज अ स्वान जैसा दिख रहा है। ओके, 3 ऐसा है, इसको अगर मैं आगे से कनेक्ट कर दूं, ये हार्ट हो जाएगा। 3 यानी हार्ट, 1-2 बार करेंगे हो जाएगा।
फिर हम हर एक क्वेश्चन में यही थिंक करेंगे। ओके, 3 यानी हार्ट, 4 ये फ्रंट व्यू है। अगर आपको साइड व्यू से देखे तो इस तरीके की चेयर दिखेगी, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, यहाँ पर भी होगा, बट हम जस्ट इस टाइप की देखेगी। अगर इसको साइड एंगल से देखे तो 4 यानी चेयर, 5 यानी हमारा हैंड का पंजा यानी कि 5 फिंगर। क्लियर? 6 कैसी है? एनिमल ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक है, एलिफेंट की ट्रंक, ये वाली 6। ओके, 7 यानी एक्स, जो थोड़ी लगभग थोड़ी या। ओके, 8 यानी दोनों स्पैक्स हो गए, स्पैक्स। ओके, 9 यानी कि एक बलून है, उसके नीचे एक रिबिन है, बलून और रिबिन 9 इमेजिन कर रहे हो, 8 9 9 रिबिन। फिर से एक बार करवा दो आगे का, एक बार पूरा कर ले, एक बार 1 to 9 कर लेते। 1 यानी मोमबत्ती, 2 यानी स्वान, 3 यानी हार्ट, 4 यानी चेयर साइड एंगल से, 5 यानी हैंड के 5 फिंगर्स, 6 यानी एनिमल ट्रंक, एलिफेंट ट्रंक, 7 यानी एक्स, 8 यानी स्पैक्स, 9 बलून विथ रिबिन, 10 हॉकी स्टिक एंड बॉल, 11 लैडर, 12 का थोड़ा देखिए। 12 का ऐसा है कि ये है फिशिंग पॉल, और उसके ऊपर अगर मैंने इस तरीके की जो फिशिंग की जो उसके जो नेट आगे से कनेक्ट की होती है वो वाली चीज, तो 12 का थोड़ा हाई लेवल विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। ये पहले जो फिश का जो पॉल है वो है, और उसके साथ जो रिबिन होती है उसके साथ हमने एक फिश को कनेक्ट कर दी, तो ये 1 और 2 जैसा शेप मिल रहा है। ओके, क्लियर? सो ये 12 हो, 13 से तो हमें याद नहीं रखनी है। और भी अगर आपको कहीं पर भी इन फ्यूचर सपोज आपको 42 नंबर याद रखने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। 4 से क्या बन रहा है? चेयर, और 2 से क्या बन रहा है? स्वान। तो ऐसा ऐसा एज्यूम कर लो कि चेयर के ऊपर एक स्वान बैठा है, चेयर के ऊपर एक स्वान बैठा है, 42 हो गए। ओके, सो नाउ कनेक्शन करते हैं। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आप मोमबत्ती लेके पूरी दुनिया को डिफाइन करने गए, आप मोमबत्ती लेके पूरी दुनिया को डिफाइन करने गए। हो गया डेफिनेशन। स्वान, स्वान से स्वॉट, स्वान से स्वॉट, मोमबत्ती लेके पूरी दुनिया को डिफाइन करने गए, स्वान से स्वॉट। हार्ट, हार्ट से क्या आता है? लाइफ, हार्ट बंद तो लाइफ बंद, हार्ट बंद तो लाइफ बंद, तो लाइफ साइकिल वाला लाइफ के साथ। ये है हमारी मैजिक चेयर। चेयर कौन सी है? मैजिक चेयर है। सो मैजिक वर्ड एंड चेयर। ओके, ये 5 फिंगर्स है, एक्चुअली हमारे हैंड के 5 कंपोनेंट्स है। ये पहला कंपोनेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हैंड के 5 कंपोनेंट्स। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मोमबत्ती लेके आप डिफाइन करने निकले, जस्ट साथ में रिवाइज करना। ओके, बिकॉज हम क्वेश्चन बेस ही मैं आपको आंसर टेम्पलेट भी रिवाइज करवाऊंगा। 2 पे क्या था? स्वान, स्वान से स्वॉट। 3 पे क्या था? हार्ट, हार्ट से लाइफ। 4 पे क्या था? चेयर, चेयर कौन सी? मैजिक वाली। फिफ्थ पे क्या है? हैंड, हैंड से क्या होता है? हैंड के 5 कंपोनेंट्स। फिर जो ये एलिफेंट की ट्रंक है वो क्या कर रही है पता है? एक चेन है ना, चेन, उसको पुल कर रही है। एलिफेंट की ट्रंक एक चेन को पुल कर, इमेजिन कीजिए, जस्ट अपनी आई क्लोज कीजिए, बिकॉज आगे भी जाके मैं जब आपको ऐसे कनेक्शन बैठाऊंगा उसमें जितना आईज क्लोज करके इमेजिन करेंगे उतना आपके अंदर प्रॉपर उसकी इमेज बनेगी, और वो इमेजिन भी ऐसा ही हम करवाएंगे। एलिफेंट ट्रंक है, वो चेन पुल कर रहा है, सप्लाई चेन मेथड इन एलिफेंट ट्रंक। सोशल डिवाइड, अब गरीब आदमी के पास क्या होता है? यही तो होता है, जो पेड़ वगैरह काटने जाते हैं, गरीब आदमी है, एक्स है उसके पास, स्पैक्स है। तो ऐसा एज्यूम कीजिए, स्पैक के एक सेक्शन में आपको टुडे लिखा है, एक सेक्शन में टुमारो, इसमें टुडे लिखा है, इसमें टुमारो लिखा है, एक में टी, दूसरे में टी। स्पेक्स 2 है, 2 विजन आपको देने हैं, टुडे टुमारो। क्लियर? बलून विथ रिबिन है 9 पे, तो बलून को कोई होल्ड करके तो बैठना चाहिए ना, बलून को ऐसे होल्ड करके, ऐसे बलून उड़ रहा है तो उसको होल्ड तो करना चाहिए ना भाई, देखिए दिख रहा है। हाँ, तो स्टेक होल्डर।
9 नंबर पे आपका आ गया स्टेक होल्डर। ओके 10 हॉकी। हॉकी में आपको मारना है लेकिन एक स्टेप आउट करके, वो कहते हैं ना कि बैट्समैन आगे आगे कदमों का इस्तेमाल करके सिक्स लगा रहा है, ऐसे ही हॉकी में आपको एक स्टेप आउट करके करना पड़ता, तो स्टेपल। हॉकी में स्टेपल, हॉकी में स्टेपल। फिर लेडर, लेडर में क्या होता है, एक बाय एक लेवल आपको ऊपर चढ़ना है, लेवल बाय लेवल ऊपर चढ़ना है ना माय फ्रेंड, लेवल एनालिसिस। सबसे लास्ट में अगर ये पॉल है, उसके अंदर जो मछली है, जस्ट एज्यूम करना, वो मछली छोटी है बड़ी कैसे पता चलेगा? उसको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मछली छोटी है जो खींचने वाला है, लेकिन वो कितनी हो सकती है, बड़ी भी तो हो सकती है। सो एक्रोनिम क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, मतलब उसका मीनिंग बड़ा हो सकता है लेकिन एक्रोनिम छोटा हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि एस्पायर, एस्पायर कितना छोटा लग रहा है लेकिन उसको अगर डिफाइन करें तो वो कितना बड़ा है। तो इसी तरीके से मतलब मछली छोटी है तो छोटा एक्रोनिम। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहली चीज डेफिनेशन, आपने मोमबत्ती लेकर पूरा डिफाइन करने गए। स्वॉट, सेकंड नंबर पे स्वान, स्वान से स्वॉट, 3 नंबर पे हार्ट, हार्ट से लाइफ, 4 नंबर पे चेयर, चेयर यानी कि मैजिक चेयर, 5 नंबर पे हैंड यानी कि हैंड के 5 कंपोनेंट्स, 6 नंबर पे क्या था, एनिफल ट्रंक, एलिफेंट की ट्रंक, वो चेन पुल कर रही यानी कि सप्लाई चेन, 7 नंबर पे एक्स यानी कि सोशल डिवाइड, 8 नंबर पे स्पेक्स यानी कि एक मेटी दूसरे मेटी, टुडे वर्सेस टुमारो। बलून विथ रिबिन 9 पे उसको होल्डर होल्ड किया है, स्टैक होल्डर। हॉकी, हॉकी स्टेप आउट करके लगाया है शॉट, स्टेपल। 11 नंबर पे लैडर, लैडर पे स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे, लेवल एनालिसिस। 12 नंबर पे क्या था कि वो फिशिंग पॉल एंड स्मॉल फिश यानी एक्रोनिम, और सब कुछ अगर ना लगे तो जीएस पेपर। ये लास्ट रिजल्ट। ओके, सो इसी के साथ इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। इसकी जो सारी ये जो पीडीएफ थी, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कंप्लीटली फ्री है। ओके, जय हिंद, जय भारत।